नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज हम फिर से बिहार की राजनीति की बात करेंगे। और बिहार में आजकल चुनाव की सरगर्मियां इतनी तेज हैं कि वो साफ साफ तौर पर दिख रहा है। एक ही दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 75 लाख महिलाओं को उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किया महिला रोजगार योजना के तहत, और दूसरी तरफ उनका जब कार्यक्रम वो खत्म होते होते अमित शाह 10 दिन के भीतर दूसरी बार बिहार पहुंच गए। जबकि इसके 2 दिन पहले ही बिहार में बीजेपी ने अपने जो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया, लेकिन बावजूद इसके अभी भी अमित शाह जो है पूरा चुनाव प्रचार का जो जिम्मा है अपने ऊपर ले रखा है और रणनीति बनाने में, और एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। मैंने जिस तरह से, क्योंकि चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा क्रिटिकल है, बार बार हम ये बात को बोल रहे हैं कि अभी तक इतने सालों में सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी का सीएम नहीं बना है, और इस बार का जो चुनाव है बीजेपी के लिए भी अपने आप को करो और मरो का चुनाव लेकर चल रही है। और जहां तक दूसरे खेमे की बात है कि महागठबंधन में भी चीजें अभी तक ठीक नहीं चल रही। हालांकि हम आगे बात करेंगे आपसे कि तेजस्वी यादव पहली बार रोहिणी आचार्य के जो प्रतिक्रिया आई थी उस पर उन्होंने कुछ बोला है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो महिला रोजगार योजना है, क्या ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा क्या? क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र में, झारखंड में, अब हरियाणा में, बाकी जितने भी स्टेट्स में चुनाव हुए हैं वहां पर जो महिलाओं से रिलेटेड जो भी योजना रही है वो काफ़ी कामयाब रही है, और उसके चुनाव में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस बार बीजेपी ने बड़ी ही स्मार्टली इसको, ऐसा कोई वादा नहीं किया कि बाद में हम करेंगे, उसको पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया। और चुनाव के ठीक पहले 75 लाख महिलाओं के अगर अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा? आप कैसे देख रहे हैं प्रशांत? ये बिल्कुल ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। और दरअसल बीजेपी अब इस रणनीति पर काम कर रही है कि कोई भी कोना जीत के समीकरण का अछूता ना रह जाए, चाहे वो इस तरह की योजनाओं से हो, चाहे महिलाओं को एक बार फिर एकमुश्त अपने पाले में रखने के लिए हो, या फिर रोजगार की बात करनी हो, या फिर इसके पहले के भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बात करनी हो। हर उन मुद्दों पर, या उम्मीदवार किस तरह के मैदान में उतारे जाएंगे, समीकरण क्या होगा, इन सारी चीजों को नाप तौल कर बीजेपी आगे। और जी एक बात आपने बहुत सही कही है कि अगर अमित शाह किसी स्टेट पर फोकस बनाए हुए हैं, अगर वो 10 दिन के अंदर ही दूसरी बार दौरा कर रहे हैं और कई ऐसे जिलों के कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मतलब ये कि अगर कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, यानी वो जिस फॉर्मूले को अमल में ला चुके हैं कई बार कई राज्यों में अपनी पार्टी की सत्ता लाने के लिए, वो ये है कि किस तरीके से पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। अब पन्ना प्रमुख बड़ी उंगलियों पर गिने चुने वोटर्स की जिम्मेदारी रखता है, मतलब उससे नाम, पता, घर, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, ये सारी जानकारी पब्लिक कनेक्ट है, डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट है ये। और ये कार्यकर्ताओं से उनका मिलना यही दिखाता है कि वो किस तरीके से एक एक कार्यकर्ताओं को भी अब ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ा क्रूशियल मैच है एक तरीके से। यानी इस बार बिहार में बीजेपी वो करना चाहती है जो अब तक बिहार में नहीं, क्योंकि कई विपक्षी आरोप लगाते रहे कि बिहार तो यार ये सोशल इंजीनियरिंग का एक तरीके से गढ़ है, जैसे अगर हिंदुत्व का लैब अगर गुजरात को, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, राजनीति का मतलब बिल्कुल वो है यहाँ से। तो सोशल इंजीनियरिंग अगर इतनी सही बीजेपी करती तो बिहार में आज तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाई, ये सवाल बीजेपी से किया जाता है। और अब इस स्थिति में जबकि 20 साल से सरकार नीतीश कुमार की है, वहां वो मुख्यमंत्री हैं और ज्यादातर वक्त उनके सहयोगी के तौर पर बीजेपी रही है, अब लग रहा है कि केंद्र में लास्ट बार आखिरी चुनाव में बीजेपी के ऑलमोस्ट डबल सीटें थी, मतलब ऑलमोस्ट डबल सीटें थी, उसके बावजूद नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो लेकिन क्या अब इस बार बीजेपी की रणनीति यह है कि अघोषित तौर पर अगर हम तैयारी ऐसी कर लें कि प्रदेश ही ये कह दे कि अब मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा? ये प्रशांत, फिर मैं आपको पिछली बार भी हम आपको याद होगा हमने जब बात की थी महाराष्ट्र का जिक्र किया था। बिल्कुल। आप महाराष्ट्र में बीजेपी का पॉलिटिक्स देखिए, जब चुनाव वहां से चुनाव से पहले जब सरकार बनाने की बात आई तो एकनाथ शिंदे आए, तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पर भी खुश रहते, लेकिन एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया और जब चुनाव में भी कहा गया चुनाव में कहा गया कि नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म हुआ तो बड़ा क्लियर हो गया बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नहीं, मेजोरिटी के बहुत पास आई। और कुछ मैं बार बार महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए करता हूं प्रशांत, इस बार का भी जो बीजेपी की गणित है उसमें आप अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र की छवि साफ दिखाई 100 कुछ सीटों पर बीजेपी जब चुनाव लड़ेगी, 101 लड़े, 102 पे लड़े, और मेजोरिटी के लिए 124 सीटें चाहिए, महाराष्ट्र में शॉर्ट रहे। तो अगर बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हुआ, जो प्लानिंग वो कर रहे हैं, अगर बीजेपी किसी भी तरह से पिछली बार 80 के आसपास थी, अगर 90 पार कर लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि फिर इनके पास एक सेफर साइड रहता है सरकार बनाने के लिए आगे। और हालांकि ये भी बात भी सही है कि कुछ ना कुछ ऐसा प्लान होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो नीतीश कुमार भी, चूंकि बीजेपी के साथ इतने समय तक लंबे रहे और उनका स्वास्थ्य भी
भी वो नहीं है। तो बीजेपी एक मैसेज इनडायरेक्टली उन्होंने बिहार की जनता को दे रखा है कि घबराओ मत, इस बार सीएम हमारा ही होगा। बिल्कुल, और ये एक मैसेज है, जो खबर भी आ रही है बिहार से, वो ये कि भाई 100 सीटें ही लड़ने को मिल सकती है, हमारे पाले में जिस आएगी, तरह की वो सहयोगियों हैं, को भी हमें देना है 43। लेकिन ये बात कह दी गई है कि स्ट्राइक रेट 60% से कम किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यानी विनेबिलिटी ये सबसे पहला फॉर्मूला है बीजेपी का कि जो चुनाव जीत सकता है उसे मैदान में उतारा जाए, जो भी बीजेपी के सिंबल पर है या एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर है, किसी भी कीमत पर वो चुनाव ना हारने पाए। जहां जहां पर भी, और जो जो सीटें नंबर 2 की रही है, टफ फाइट जहां पर रही है, वहां पहली ही ताकत झोंक दी गई है। अब जो सबसे अहम बात आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का जब फॉर्मूला बिहार में अगर अपनाया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि ये महाराष्ट्र जैसा परिणाम चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं बार बोल रहा हूं। बिल्कुल, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% के आसपास होना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए वहां पर लाडली बहन योजना लागू की गई थी, यानी हिंदी में उसे कह सकते हैं लाडली बहना योजना, जो मध्य प्रदेश में इसके पहले अमल में लाई गई थी। जब माना ही जा रहा था कि बड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, तो फिर बीजेपी सत्ता में कैसे वापसी करेगी। लेकिन बीजेपी ने वहां पर शिवराज सिंह चौहान को ही अपना फेस रखा था, वो मुख्यमंत्री के तौर पर थे, उन्हें लास्ट में बदला नहीं गया था, वही मुख्यमंत्री थे। बाद में चुनाव के बाद बदला हाँ, वो तो समझ में आ रहा था, लेकिन ये बताया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्हीं के नेतृत्व में प्रदेश का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, और उसके बाद जो लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मेरी चुनाव के पहले भी बातचीत हो रही थी, तो ये कह रहे थे ये बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, और न सिर्फ ये राजनीतिक फैसला है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वाकई अगर समाज में कहीं पर सरकार का पैसा खर्च होना चाहिए तो क्यों ना महिलाओं को सशक्त किया जाए। यही बात है, और इसका जो बात है अगर हम बाकी राज्यों से अगर मिला के देखें तो इसका सक्सेस रेट 100% है, वो चाहे दिल्ली का चुनाव हो, और वहां भी जहां पर बीजेपी हारी है, झारखंड में इस बार जो चुनाव, जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी वहां पर वापसी करना चाह रही थी, कमबैक करना चाह रही थी, लेकिन वहां पर जो हेमंत सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने महिलाओं पर एक ऐसा कार्ड खेला जहां पर उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब तक जितने स्टेट के चुनाव, हाल में जितने विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहां महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स जो हैं, जहां जो भी पार्टी वहां पर सक्सेसफुली इसको वो बनाने में कामयाब रही, उसका नतीजा बहुत ही अच्छा और आया ये है। राजनीतिक दलों के लिए बहुत गौर करने वाली बात है, और हमें ये लगता है पत्रकार के तौर पर कि राजनीतिक दल इस एक बहुत अहम बिंदु को नजरअंदाज करते हैं, वो ये कि जैसा हम देखते हैं, और खासतौर पर बिहार पर तो ये बात लगातार लागू रही है कि किस जाति का यहाँ पर प्रभाव है, किस बहुल के लोग यहाँ रहते हैं, उस हिसाब से ही सब कुछ समीकरण तय किए जाते हैं। लेकिन बीजेपी का दबी जुबान बिना घोषणा किए इस बात पर बल होता है कि कैसे महिलाओं को एक मुश्त रखा जाए कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें। प्रशांत देखिए ना, 75 लाख महिलाओं को जो देगा, तो 75 लाख की महिलाएं हर कम्युनिटी और हर जाति की हैं वो, तो वहां पर इन्होंने जाति को काटा है, बहुत बड़ा तो काट किया है। ये और ये आधी आबादी है, बिल्कुल ये आधी आबादी है, और वहां बंटवारा नहीं, वहां तो फिर महिला मतलब महिलाएं। और एक जो सबसे जाति धर्म से गौर करने वाली बात है कि ये चुनाव के बाद नहीं देंगे, कोई वादा नहीं है, ये तो शुरू कर दिया हो गया, ये तो मिल गया, ये तो अकाउंट में चले गए, 10,000 रुपए अकाउंट में चले गए, यानी ये सीधा संदेश गया उनका बिल्कुल कि अभी घोषणा पत्र नहीं छपा है, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे ये उसकी झलकी है, जो ट्रेलर के तौर पर उन्होंने। और ये इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, बल्कि इस जो ये स्कीम की वजह से अपोजिशन पार्टी हैं, खासकर आरजेडी काफी बौखल, मतलब इसको काफी इसको लेकर के इसका मजाक भी उड़ाया है कि अरे ये तो रिश्वत दे रहे हैं, वो तमाम तरह की बातें। और ये बातें प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोल भी दिया है जब वो वहां पर पहुंची हुई थी कि महिलाओं को आपको सजग होने की जरूरत है, आप देखें कि चुनाव के पहले वो आखिर क्यों अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। हालांकि वो इस बात को मानने तैयार हुई कि ठीक है, सशक्त करने के लिए आपके अकाउंट में पैसा आता है तो पैसा ले लीजिए, लेकिन सोच समझ करके वोट किया कीजिए। ये तो बात वाली, देखिए ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जब जो चीजें जिसके पास आती है ना, तो सामने वालों को देखता है कि दिया किसने है, और ये बात वहां भी लागू होगी ही, ऐसे इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन चलिए, हर किसी को है, कांग्रेस को भी वहां पे चुनाव जीतना है, आरजेडी को भी चुनाव जीतना है, लेकिन सत्ता की कमान अभी चूंकि इस साइड में है, तो इसका फायदा हुआ है। और ये दोनों की, ये डबल इंजन की सरकार का फायदा हुआ कि इसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों नेताओं में कॉमन बात और है कि दोनों नेताओं महिलाओं में बहुत ही पॉपुलर हैं। अगर बिहार में नीतीश कुमार को बार बार अगर मेजोरिटी वहां मिलती है और वहां पर उनको बड़ी सफलता मिलती आई है, तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इसमें अगर ये महिला रोजगार योजना, ये कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा वाला एक काम हो सकता है इंडिया के लिए, और वो दिख रहा है कि उसका क्या होगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में जनसभा कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, जैसा कि आरोप विपक्ष लगा रही है कि जेडीयू को यूज एंड थ्रो के तौर पर
ये रखेगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने मन से कहा कि जिस तरह की नीति चल रही है जनता की सेवा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, ये मान लीजिए कि बिहार में दो भाई आपकी सेवा में हैं, एक भाई नरेंद्र है, दूसरा नीतीश है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, यानी नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दो भाई बिहार के लोगों की सेवा के लिए इस वक्त है, मतलब नीतीश के शासन काल में जो बिहार में बदलाव देखने मिला होगा, बीजेपी चाहती है कि इस बात को प्रमुखता से जनता के बीच रखी जाए और उसकी तुलना उसके पहले के कार्यकाल यानी आरजेडी के शासनकाल से की जाए। बिल्कुल वो रहा है और इस चीज को दिखा भी है। इसीलिए देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने वहां प्रियंका गांधी को बहुत अग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार मैदान में उतारा है, वो इसीलिए कि ये जो स्कीम बीजेपी एनडीए लेकर के जो आई है उसको काट के लिए, लेकिन अब कितना कर पाएंगे तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच में और जो एक चीज और है इसमें मैं ऐड कर दूं कि बीजेपी इस बार चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। 50 बड़े नेता जो दूसरे राज्यों के होंगे, उनमें जिनमें तमाम मुख्यमंत्री होंगे और बाकी जो बड़े नेता होंगे, वो बिहार में आकर के चुनाव प्रचार करेंगे। यानी कि जैसे आपने जो बोला ना कि बीजेपी किसी कोने को भी खाली अछूत नहीं छोड़ना चाहती है, उसको पूरा भरपूर इस्तेमाल कर रही है और इस पूरे चुनाव की रणनीति को लीड कर रहे हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो बार बार पटना जाकर संकेत दे रहे हैं अपने नेताओं को भी और अपने कार्यकर्ताओं को भी कि ये चुनाव उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए थोड़ा सा दूसरे कैंप की बात कर लें कि जो रोहिणी एक तो हुआ कि महिलाओं को लुभाने की एनडीए की रणनीति, दूसरी तरफ एक जो कलह है जो है लालू परिवार में महिला को लेकर के, क्योंकि तेजस्वी की बहन ही खुद रोहिणी आचार्य ही ने एक तरह से उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो आज पहली बार इतने दिनों के बाद, एक कंट्रोवर्सी कई दिनों से चल रही है, लेकिन पहली बार उन्होंने अपनी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो तो हमारी बहन है, बड़ी बहन है, उनका सम्मान है, सब कुछ करके। तो कहीं ना कहीं पे तेजस्वी बैकफुट पर दिख रहे हैं, वो साफ दिख रहा है। उनको बोलने पे मजबूर होना पड़ा, वो बोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब दिक्कत यही है कि आरजेडी अपनी पारिवारिक कलह से ही बाहर नहीं निकल पा रही है, कांग्रेस के साथ उनकी तालमेल की स्थिति वो बेहतर और बन नहीं पा रही है। तो ये इनके लिए थोड़ा मुश्किल, बहुत बड़ी बात है। जब चुनावी मैदान में आप उतरते हैं तो इससे पहले कि आप विरोधियों से निपटें, उसमें सबसे पहले आंतरिक समीकरण ठीक करने होते हैं। लेकिन ये तो आए दिन, हर एक दिन बाद परिवार की फूट और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। अब जैसे तेज प्रताप यादव ने कह दिया है कि नई पार्टी के साथ मैदान में और उनका बड़ा इंटरेस्टिंग भी चुनाव चिन्ह मिला है, ब्लैक बोर्ड। यानी वो एक संदेश देना चाह रहे हैं, जैसे पीके की पार्टी जो है वो बस्ता लेकर जा रही है कि अच्छा, ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके की व्यवस्था रही। और अब अगर नई पार्टी बना करके वो मैदान में उतर रहे हैं, इसका मतलब है कि वापसी के रास्ते बंद। और यानी अगर अब तक की ये माना जा रहा था, आरोप ये लग रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से, परिवार से बेदखल कर दिया, लेकिन ये चुनाव तक है। कई लोग आरोप लगा रहे थे कि ये सिर्फ चुनाव तक है, फिर इसके बाद एक हो जाएंगे। लेकिन ये लग रहा था कि हाँ, ये मजबूती देखने मिलेगी, लेकिन ये तो बिखराव बढ़ता चला जा रहा है। खुद परिवार के भीतर दूसरी पार्टी बना ली तेज प्रताप ने, और वो सीधे सीधे इस तरह के आरोप लगाते रहे कि भीतर में ही कई जयचंद हैं। तो जो परिवार इस तरीके के एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, दूर के नहीं है, सगे भाई हैं एक दूसरे के, बहन है, जिस तरीके से आरोप लगा रही है, ट्वीट कर रही है, फोटो डाल रही है, तो ये साफ समझा जा सकता है कि सत्ता के महत्वाकांक्षा के लिए ये बात है। और विपक्ष यानी उनके विरोधी बीजेपी जेडीयू इसको मुद्दा बनाएंगे, जब ऑफ कोर्स मुद्दा बनाएंगे। और ये जो दिख रहा है कि महागठबंधन के अंदर जो समस्याएं दिख रही हैं, चुनाव बहुत पास है, चुनाव के बहुत पास होना इस तरह की चीज शुभ संकेत नहीं है कम से कम। अब चुनाव तक कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे तेजस्वी यादव, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एनडीए बहुत बड़ी चुनौती, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को काटने का पूरा प्लान कर रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसको आगे से लीड कर रहे हैं। और साफ दिख रहा है कि बीजेपी वहां पर इंडिया की ड्राइवर सीट पर बैठी है और आने वाला जो चुनाव है उसमें कोई कोर कसर ये नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत आखिर में अगर एक बात जोड़ ली जाए कि जो बात पहले ये लग रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की बहुत बड़ी बात है, पूरी तरह से सत्ता बैकफुट में रहेंगे ये सत्ताधारी, वो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है, अब हर कोई ये कह रहा है कि फाइट तो दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि कौन एक्सेलरेट कर रहा है। जो बैकफुट पर थे, जिनके साथ माइनस मार्किंग चल रही थी चर्चाओं में, वो अगर टक्कर में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी रणनीति इससे आगे की वही हो रहा है, दिख रहा है। तो तेजस्वी यादव को जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जो कांटे की टक्कर है, अब उसमें आगे किसकी सुई आगे बढ़ेगी वो चुनावी नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन इस तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी और हमेशा की तरह आपको कड़क इलेक्शन में हम बिहार का जो अभी चुनाव है उसके चुनावी गणित को हम आपको बताते रहेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।